नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश में अभी रेवड़ी कल्चर को लेकर के, देश में मुफ्तखोरी को लेकर के जो सार्वजनिक मंचों पर विमर्श हो रहा है, और उसी क्रम में अभी अभी एक खबर आई कि भारत सरकार का जो फूड सब्सिडी बिल है वह 3 लाख करोड़ के आंकड़े को छूने जा रहा है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में जो फूड सब्सिडी का जो बजट तय किया था वह करीब 2,04,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन वास्तव में जो अभी ये खबरें आई है कि यह आंकड़ा अब 3 लाख करोड़ के अंक को छूने जा रहा है। दोस्तों, अभी अभी कोरोना काल में, कोविड काल में भारत सरकार ने देश की जनता के लिए जो तमाम राहतों का जो ऐलान किया, उसके तहत देश की करीब 80 करोड़ आबादी को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त देने की बात की गई। और उसके तहत कोरोना काल में पिछले साल 31 दिसंबर तक यह फ्री अनाज देने की बात हुई। उससे पहले यह सितंबर या अक्टूबर तक ही थी, जिसे बढ़ा करके दिसंबर किया गया और फिर उसे बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया। और जब यह समय अवधि फ्री अनाज की जब बढ़ाई गई, तब यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसके तहत कहीं ना कहीं यह स्कीम की मियाद बढ़ाई गई, क्योंकि फ्री अनाज भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर इंदिरा गांधी के ही जमाने से माना जा रहा है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के काल में जब सस्ती रोटी का जब एक कार्यक्रम चलाया, जब 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक तरह से स्थापना की गई और रियायती दरों पर देश के नागरिकों को गेहूं और चावल और चीनी तीनों जो है वितरित किए गए। यह बात अलग है कि इस प्रणाली के तहत देश में घनघोर भ्रष्टाचार का वातावरण बढ़ा। पीडीएस प्रणाली के तहत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो पूरा तंत्र था, चाहे वो उसके एजेंट थे, चाहे उसके ऑफिशियल थे, चाहे वो ऊपर के स्तर पर खाद्य मंत्रालय था, चाहे वो केंद्र के स्तर पर खाद्य मंत्रालय था, वहां भ्रष्टाचार का एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो गया था। और हर साल बजट के खाते से लाखों करोड़ की सब्सिडी, यानी कि 3F, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का एक तरह से प्रोविजन किया गया। लेकिन आर्थिक सुधारों के क्रम में धीरे धीरे हमने फ्यूल पर से सारी सब्सिडी हटा ली और आज आलम यह है कि डीजल से सब्सिडी हटाने के बाद, पेट्रोल से हटाने के बाद डीजल पर हटाई गई, डीजल से हटाने के बाद अब एलपीजी को भी करीब करीब हटा दिया गया है और केवल उज्ज्वला योजना के तहत एक मामूली सी राहत दी जा रही है। और आज की हालत यह है कि एलपीजी का सिलेंडर 1,000 रुपए में वैधानिक रूप से और ब्लैक मार्केट में यह 1200 से 1300 रुपए की दर पर मिलता है और लोगों में हाहाकार फैला हुआ है। लेकिन हमने तय किया है कि हम सब्सिडी नहीं देंगे और इंपोर्ट प्राइस पर हम इसका मूल्य जो है तय करेंगे और सरकारें करों में भी छूट नहीं देगी और पेट्रोलियम उत्पादों के जरिए मोटी कमाई करेगी। उसके बाद हमने फर्टिलाइजर पर भी जो सब्सिडी का जो रिजीम था, उसे अब प्रोड्यूसर के बजाय अब सीधे कंज्यूमर को देने की बात की गई। कहीं ना कहीं ये सुधार के कदम थे। लेकिन दोस्तों, फूड सब्सिडी को लेकर के वह भारतीय जनता पार्टी जब बतौर विपक्ष सत्तारूढ़ कांग्रेस पे निरंतर हमले करती थी कि हम सब्सिडी और फूड सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, देश की अर्थव्यवस्था को ये कमजोर करते हैं, देश का गैर योजना व्यय बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड लाते हैं। और एक अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा ये मानना है कि जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब फूड मार्केट में जब चला आता है, तो मार्केट के जो फायदे हैं वो फूड उत्पादकों यानी कि देश के किसानों को नहीं मिलता। यानी कि देश के किसानों को वैसे भी सीजन में बेहद कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, क्योंकि ओवर सप्लाई होती है। और जब मार्केट जब डिमांड आधारित होता है, तब भी किसानों के फूड उत्पादों का दाम ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई को लगातार ईज बनाया जाता है और उन्हें भारत सरकार की मोटी सब्सिडी वहन कर सस्ते दरों पर अनाज दिया जाता है। ये बात अलग है कि भारतीय खाद्य निगम
जो हर साल लाखों करोड़ की सब्सिडी लेता है, एक सफेद हाथी की तरह इस देश में फूड सब्सिडी के बहाने भ्रष्टाचार के तंत्र को पोषित कर रहा होता है। दोस्तों, हम यह भी कहना चाहेंगे कि देश में आजादी के बाद जितने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले हुए, उसमें करीब 1 दर्जन घोटाले वह कहीं न कहीं खाद्य की घोटाले रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जनित घोटाले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर पूर्व तक न जाने कितने खाद्यान्नों के घोटाले इस देश में होते रहे हैं। वजह साफ है कि जब आप कंट्रोल करेंगे, जब आप सब्सिडी देंगे, तो उससे जुड़ी तमाम संस्थाएं उन सब्सिडी का बंडरबाट करेंगी और सार्वजनिक मद में दिए गए पैसे का दुरुपयोग करेंगी। तो दोस्तों, जब हम मार्केट इकोनॉमी की तरह चल रहे थे, नई आर्थिक नीति के तहत तमाम सुधारों को अंजाम दे रहे थे, जब हम किसानों को ज्यादा अपने पैसे को लाभकारी बनाने की बात कर रहे थे, और ऐसे में कांग्रेस रिजीम के द्वारा जो फूड सिक्योरिटी और फूड सब्सिडी को लगातार पोषित किया गया, आज उसका विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी उस फूड सब्सिडी को 2 कदम और आगे बढ़ करके उसका उपयोग क्यों कर रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि मेरी अपनी मान्यता है कि फूड सब्सिडी को देश के जो दूर दराज इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, जो बाजार से नहीं जुड़े हैं, और सबसे प्रमुख आपदा काल, विपदा काल में फूड सिक्योरिटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और खाद्य की सब्सिडी को, रियायती दर पर अनाज देने को बेशक कायम रखना चाहिए। और यह ठीक है कि कोविड की आपदा आई और मोदी सरकार ने यह कॉल लिया, और इस कॉल के तहत उन्हें घोर राजनीतिक फायदा भी हुआ कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में विजय मिलने के बाद, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के योगी और केशव मौर्य और समाजवादी पार्टी उनके विपक्ष के नेता जब अखिलेश यादव में जब तू मैं हुई, तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप भी चुनाव जीते हैं तो वह खैरात में अनाज बांट करके जीते हैं, वह अनाज कोई आप अपने घर से और अपने बाप के घर से नहीं लाए थे, कहीं ना कहीं राज खजाने पर उसका बोझ डाल करके आए थे। दोस्तों, आज मेरे इस कार्यक्रम का जो सवाल यह है कि अब कोरोना काल की आपदा खत्म हो गई, पिछले 6 महीने से देश का जनजीवन पूरे तौर पर मेन स्ट्रीम में आ गया है, लेकिन आज भी आप उस फूड सब्सिडी को क्यों बहाल किए हुए हैं? 31 मार्च से आपने मियाद को पुनः 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया, और अब ये इम्कानात इस बात के हैं कि 2024 के चुनावों तक इस फ्री अनाज की प्रणाली को, परिपाटी को लागू रखा जाएगा। और ऐसे में जो अर्थशास्त्र का जो रोना लगातार रोया जा रहा है, निर्मला सीतारमण भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़े बोझ को बता रही हैं कि सरकारों को कोविड के टीके से लेकर के देश के राज खजाने को किस तरीके से उस कोविड काल में संभाला, और ऐसे में अब आप सस्ते अनाज देने के लिए अपने फूड सब्सिडी का बिल 3 लाख करोड़ के अभूतपूर्व और उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर क्यों ले जाने दे रहे हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि जो नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीने से देश की राजनीति में रेवड़ी कल्चर पर लगातार हमले कर रहे हैं, फ्रीबीज कल्चर पर आप लगातार हमले कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी, दक्षिण की एआईडीएमके और डीएमके पार्टी, और उत्तर की जो है आप पार्टी है, वह आप पार्टी जो अपना जो पॉलिटिकल जो मेन पहचान है वह मुफ्तखोरी और फ्रीबीज के जरिए बनाई है। वो मुफ्त में बिजली, जिससे उत्पादन में काफी कॉस्ट लगता है, पानी और परिवहन सेवा जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो दिल्ली की जनता को मुफ्त में देकर के पॉलिटिकल वोट बैंक को बिल्कुल इंटैक्ट रखे हुए है। और वह शिक्षा और स्वास्थ्य में भी एक तरह से पूरे सरकार के बजट से उसे भी फ्री में देने की वकालत करती है। यह बात अलग है कि जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति मालूम है, वो यह जानते हैं कि देश के शिक्षा और स्वास्थ्य में किस तरीके से निजी क्षेत्र का एम्पायर बहुत पहले से बदस्तूर कायम है। उसे आप किसी भी सूरत में नहीं हटा सकते। उन्हें आप लागू रख सकते हैं तब बेहतर तरीके से जब उनके लिए आप रेगुलेशन बना दें, रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दें, उनके शुल्कों को और उनके रेट्स को एक नियमन प्राधिकरण के जरिए ये बिल्कुल मुकर्रर कर दें, तय कर दें, वह देश की जनता का बहुत भला होगा। आप उसे फ्रीबीज के तहत कुछ खास वर्ग के लोगों का ही भला कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ आप निजी क्षेत्र को लूटने की छूट दे दें और सरकारी क्षेत्र को बिल्कुल फ्री में देने की छूट दे दें, तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन पैदा होगा,
क्योंकि सरकारें मुफ्त में देगी तो वो जनता के करों से प्राप्त पैसे से देगी, और निजी क्षेत्र जब लूट करेगा तो वह जनता के पॉकेट पर ही डाका पड़ेगा। तो ऐसे में सरकारों का दायित्व है कि ये बैलेंसिंग करे, रेगुलेशन लाए और एक लेवल प्लेइंग बनाए, एक कहीं ना कहीं एक मध्य मार्ग अपनाए। तो सवाल ये उठता है कि जो नरेंद्र मोदी भारत के पॉलिटिकल रिजीम में, पॉलिटिकल पार्टीज में जो उनकी जो कंपटीशन होती है, जो आपस में लोकतांत्रिक चुनावी प्रतियोगिता होती है, उसमें राज खजाने को खाली कर जिस तरीके से तमाम स्कीमें घोषित की जाती हैं, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को 75,000 रुपए हर साल देने की बात कही थी। इसी तरीके से अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से मुफ्त में देना चाहती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जिस राजनीतिक सुधारों की ओर इशारा कर रहे हैं वह स्वागत योग्य है, लेकिन उससे पहले सवालिया निशान आपकी पार्टी पर आता है कि आप क्यों वह फ्री अनाज देने का कदम अगले चुनावों तक 2024 तक ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये गेम चेंजर स्कीम है। आप तो किसानों के कर्ज माफी का भी विरोध करते थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने कहीं ना कहीं किसानों के कर्ज माफी का वादा किया और उसे पूरा किया। तब हम 2009 की बात करें, जब कर्ज माफी की गई, उसके बाद अर्थव्यवस्था को जो भारी नुकसान हुआ और उसके बाद मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई, क्या नरेंद्र मोदी जो अपने तमाम गलत निर्णयों, चाहे नोटबंदी, देशबंदी, चाहे वो जीएसटी या किसानों के एमएसपी को नहीं मानने की जो गलतियां करके फिर भी समहाउ अलग अलग आइडेंटिटी और अलग अलग मनी और मसल के फैक्टर से चुनाव जीतती रही, आज जब वह कॉल दे रही है एक और नए राजनीतिक सुधारों का कि फ्री विज का कल्चर बंद हो, रेवड़ी का कल्चर बंद हो, तो सबसे पहले आपको फूड सब्सिडी को लेकर कॉल लेना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई एक आदर्शवादी पार्टी नहीं है, वह रियल पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है। वह आडवाणी और वाजपेयी की तरह सूत्रों के जरिए, नीतियों के जरिए और शास्त्रों के जरिए चलने वाली पार्टी नहीं दिखाई देती है। लेकिन एक मीडिया मैन होने के नाते मेरा यह फर्ज था कि जब आप मुफ्तखोरी और रेवड़ी कल्चर समाप्त करने की बात करते हो तो सबसे पहले आप फ्री अनाज देने का परिपाटी बंद करो, और अगले चुनाव में जो अपना हथियार बनाना चाहते हो उसे लेकर के बहुत बड़ा सवालिया निशान आप पर भी लगता है। आप भी एक्सपोज हो रहे हैं कि आप उन रेवड़ी कल्चरों से जो बिजली और पानी के जरिए दिल्ली सरकार करती है या दक्षिण में द्रमुक कर रही है, उससे बड़ा रेवड़ी कल्चर यह एक फ्री अनाज के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, क्योंकि आंकड़ा सब्सिडी का 3 लाख करोड़ को छूने जा रहा है। और अगर 2024 तक अगर ये फूड सब्सिडी और फ्री अनाज देने की अगर नीति अपनाई गई तो कम से कम यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ को भी जा सकता है। जाहिर है इससे अर्थव्यवस्था के और सारी प्राथमिकताओं को गौण करना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के इस देश की कृषि मार्केट में, कृषि अर्थव्यवस्था में एक घोर असंतुलन पैदा होगा। किसानों को जो हम बाजार के फायदे देने की बात करते हैं, इस एमएसपी के जरिए और इस पीडीएस के जरिए और इस मुफ्त अनाज के जरिए उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। जनता तो चाहती ही है कि सरकारें उन्हें सब कुछ दे, मुफ्त में दे, फ्री में दे, पार्टियां आपस में प्रतियोगिता करें, लेकिन देश के अर्थशास्त्र, देश के राजनीति शास्त्र और देश की जनता का भी जो वास्तविक कल्याण, दूरदर्शी कल्याण, दीर्घकालीन कल्याण जो वास्तव में देखना चाहते हैं, वो इन उपायों की कभी भी वकालत नहीं कर सकते। और इन्हीं उपायों में ये फूड सब्सिडी का भी आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर इस देश में अगर सचमुच खाद्य सुरक्षा सरकारें लाना चाहती हैं तो उन्हें देश में एक राष्ट्रीय लंगर कार्यक्रम चलाना चाहिए। देश के 6 लाख गांवों में चैरिटी ट्रस्ट के जरिए और तमाम बड़े बड़े धनाढ्य किसानों के चंदे में दिए गए अनाज के जरिए एक तैयार खाने का लंगर कार्यक्रम चले, जहां जो सचमुच में नीडी है वो आकर के खाना खा लेगा। लेकिन आप अनाज देते हैं तो वह नौजवान को भी आपका काम करने से रोकते हैं। आप जब अनाज फ्री में देते हैं तो सरकार के राज खजाने में चपट होती है। जब आप अनाज फ्री में देते हैं तो किसानों को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता। जब आप अनाज फ्री में देते हैं तो भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। 3 लाख करोड़ सब्सिडी आप या तो डायरेक्ट फूड भत्ता दें या डायरेक्ट तैयार खाना दें या उन्हें
नौकरी दें, रोजगार दें, वो ज्यादा अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा, वह देश की 80 करोड़ आबादी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद आप जरूर रख सकते हैं कि जहां भी आपदा काल आए, चाहे वो बाढ़ आए, सुखाड़ आए, चक्रवात आए, भूकंप आए, भूस्खलन आए, महामारी आए, तो वहां आप निश्चित रूप से फ्री अनाज दीजिए, बल्कि फ्री खाने का पैकेट दीजिए, तैयार भोजन दीजिए और उन्हें वैकल्पिक रोजगार दीजिए। आदिवासी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में आप इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम को जरूर अपनाइए। लेकिन आम लोगों के लिए आम दिनों में आप ये सस्ते अनाज दे करके आप देश में समूची जनता का भला नहीं कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था का भला नहीं कर रहे हैं। ये वक्त आ गया है कि देश के राजनीतिकारों को, देश के अर्थविज्ञों को यह तय करना होगा कि सरकार अपने कोष से किन किन चीजों को फाइनेंसिंग करे। शिक्षा का मसला है, स्वास्थ्य का मसला है, सफाई का मसला है, सामाजिक सुरक्षा का मसला है। हमें लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अलावा सरकारें कमजोर वर्ग के अलावा किसी भी मिडिल क्लास के लिए उन्हें रोजगार प्रदान करे, उन्हें फैसिलिटेट करे, उन्हें सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दे। लेकिन सीधे सीधे खैरात बांटना, सीधे सीधे इमदाद बांटना, जो व्यक्ति उसकी पात्रता नहीं रखता, जो व्यक्ति उसकी अर्हता नहीं रखता, यह अर्थव्यवस्था के साथ नाइंसाफी है, देश की गरीब जनता के साथ नाइंसाफी है। इस देश में 60 साल से ऊपर करीब 30 करोड़ आबादी को वाजिब पेंशन नहीं मिलता और दर दर की ठोकरें खाते हैं। जरूरतमंद बच्चों को सही शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलता, उन्हें सही आवास और तमाम तरीके की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती। और ऐसे में फूड सिक्योरिटी को पॉलिटिकल गेम चेंजर बनाना यह बेहद खतरनाक है, बेहद हैरतनाक है। ऐसे में मुफ्तखोरी और रेवड़ी कल्चर की बात करने वालों को कहीं ना कहीं एक तरह से ये जवाब देना होगा कि आप सबसे पहले इस रेवड़ी कल्चर से आप अपने को कितना दूर रखते हैं। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब ब खैर।